हर कोई जानता है कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता माँ और बेटे का होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक माँ हमेशा अपने बेटे के साथ खड़ी होती है, चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो। ये एक माँ की ममता होती है। लेकिन क्या हो अगर माँ की ममता ही बच्चे की जान की दुश्मन बन जाए? क्या हो अगर माँ की ममता ही अपने बेटे की जान ले ले? ये वो कहानी है जिसमें एक माँ की ममता ने अपने ही बेटे की जान ले ली। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अफसर और ये कहानी है एक एआई स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ की। सूचना सेठ मूलतः वेस्ट बंगाल कोलकाता के रहने वाली हैं। इन्हें डेटा साइंस और एआई की अच्छी खासी दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से इन्होंने बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बेंगलुरु शिफ्ट होना उचित समझा। यहाँ एज ए डेटा साइंस ऑपरेटर इन्होंने जॉब के चलते इन्होंने एआई पर भी काम किया। इसी बीच इनकी मुलाकात वेंकट रमन से होती है, जो कि मूलतः केरला के रहने वाले हैं। उनकी भी रुचि सेम पैशन में थी, इस वजह से इनकी करीबियाँ बढ़ती गई। 2010 में इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। दोनों का इंटरेस्ट सेम होने की वजह से इन दोनों ने सोचा कि एक एआई स्टार्टअप शुरू करते हैं। उसी प्लान के तहत इन्होंने एक एआई स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की शुरुआत की। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वेंकट का इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा। इस वजह से वेंकट एक दूसरी कंपनी में एज एन एआई डेवलपर की जॉब करने लगा। इधर सूचना ने माइंडफुल एआई की कमान संभाली। फ़िलहाल वो फाउंडर और सीईओ दोनों हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद इनकी शादी के 9 साल बाद 2019 में इनको एक बेटा हुआ, जिसका नाम इन्होंने चिन्मय रखा। अक्सर ये कहा जाता है कि शादी के बाद जो कपल होते हैं उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन यहाँ इसके बिल्कुल उलट हुआ। इन दोनों के बीच करीबियाँ घटती गई, जिसे लेकर इन दोनों में आपस में कभी कभी झगड़े भी होते थे। इस बात के लिए सूचना ने एक बार एफआईआर दर्ज भी कराई थी। एफआईआर में सूचना ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया, जिसके चलते कोर्ट ने इन दोनों को अलग रहने की सलाह दी। साथ ही इन दोनों की बात इतनी बढ़ गई कि दोनों का तलाक का मामला चलने लगा। फिर बात आती है चिन्मय की कस्टडी की, कि इसकी कस्टडी किसके पास रहेगी। सूचना के आरोप के अनुसार घरेलू हिंसा थी, इसलिए कोर्ट ने चिन्मय की कस्टडी सूचना को दे दी और वेंकट को उनसे दूर रहने की सलाह दी। कुछ दिनों बाद वेंकट अर्जी लगाता है कि वो अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकता, तो कोर्ट ने वेंकट के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि वेंकट अपने बच्चे से हर रविवार मिल सकता है। लेकिन सूचना कोर्ट के इस फैसले से नाखुश थी, इसलिए उसने फिर से अर्जी डाली कि मैं चिन्मय को वेंकट से मिलने नहीं दे सकती। इस बात पर कोर्ट ने सूचना को फटकार लगाई और वेंकट के पक्ष में बात रखते हुए कहा कि ये दोनों आसपास ही रह सकते हैं। बतौर इसके हर संडे को वेंकट चिन्मय से मिल सकता है और इस बात के लिए किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आ सकती है। सूचना कोर्ट के फैसले से खुश तो नहीं थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और फैसले पर राजी हो गई। इसके बाद आखिरी मुलाकात वेंकट और चिन्मय की 10 दिसंबर 2023 को होती है। ये बात सूचना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर जब नेक्स्ट संडे वेंकट अपने बेटे चिन्मय से मिलने आया, तो सूचना ने उसके बीमार होने का बहाना किया और उन्हें मिलने नहीं दिया। इस बात को वेंकट ने कैजुअली लिया और छोड़ दिया। बोला कोई नहीं, अगले संडे फिर मुलाकात हो ही जाएगी। नेक्स्ट संडे को फिर वैसा ही मामला होता है। फिर सूचना कोई बहाना करके उन दोनों को मिलने नहीं देती। इस बार भी वेंकट ने मामले को कैजुअली ही लिया और जाने दिया। ऐसा करते हुए तीसरा और चौथा संडे भी बीत गया। 4 संडे बीत जाने के बाद वेंकट ने सूचना को टेक्स्ट किया। अगर सूचना वेंकट को चिन्मय से मिलने से रोकती है तो इस बात की अर्जी वेंकट कोर्ट में पेश करेगा। इससे सूचना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है।
अगला संडे 7 जनवरी 2024 को पड़ने वाला था। इससे पहले कि वेंकट को कोई खबर होती, सूचना ने वेंकट को 5 जनवरी 2024 को एक टेस्ट किया कि वो अपने बेटे चिन्मय से 7 जनवरी को बेंगलोर में एक जगह मिल सकता है। इस बात की खुशी वेंकट में थी कि चलो 4 संडे बीत गया, 5वें संडे को वो अपने बेटे से मिल सकता है। लेकिन वेंकट को किसी भी अनहोनी का अंदाज़ा नहीं था। सूचना 6 जनवरी 2024 को अपने साथ चिन्मय को लेकर बेंगलोर चली जाती है। बेंगलोर पहुंचकर सोल बनियान ग्रैंड होटल में रूम नंबर 404 में, जो कि कैंडलम इलाके में पड़ता है, रात में करीब 11 बजे चेक इन करती है। चेक इन के दौरान सूचना अपनी आईडी भी देती है और उसी के साथ उसकी बुकिंग 6 जनवरी से लेके 10 जनवरी 2024 तक की होती है। इधर वेंकट 6 जनवरी को काम के सिलसिले में इंडोनेशिया के जकार्ता चला जाता है, लेकिन इस बात की खबर सूचना को बिल्कुल नहीं थी। फिर अगले दिन 7 जनवरी को वेंकट वीडियो कॉल के जरिए अपने बेटे चिन्मय से बात करता है। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। फिर उसके बाद रात 9 बजे सूचना होटल के रिसेप्शन पे फ़ोन करती है कि उसे अर्जेंट ही बेंगलोर जाना है और वो चेकआउट करना चाहती है, और साथ ही रिसेप्शन से खांसी की दवा मंगाती है, ये कहकर कि उसके बच्चे को खांसी आ रही है। फिर अगले दिन 8 जनवरी को सूचना दिन भर रूम से बाहर नहीं निकलती और रात करीब 10 बजे रिसेप्शन पे फ़ोन करके कहती है कि उसे अभी चेकआउट करना है, उसके लिए कैब बुक कर दी जाए। सूचना की ये बात सुनकर ट्रैवल डेस्क जवाब देता है कि मैडम, अगर आपको बहुत ही अर्जेंट है तो आप फ़्लाइट ले लीजिए, कैब से बहुत टाइम लगेगा और आपको खर्चा भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वहाँ से बेंगलोर ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर दूर है, जिसमें कम से कम 12 से 15 घंटे लगने वाले हैं। इस बात पर सूचना ने कहा कि मेरे लिए कैब ही बुक करो, बाकी मैं खुद देख लूँगी, वो खर्चा भी आएगा वो भी मैं मैनेज कर लूँगी, मेरे लिए बस कैब ही चाहिए। इस पर ट्रैवल डेस्क ने कोई रिप्लाई नहीं दिया और उसकी कैब बुक कर दी। ट्रैवल डेस्क अपने रेगुलर टैक्सी ड्राइवर जॉन रे डिसूजा को बुलाता है। टैक्सी ड्राइवर जॉन रे ये कहता है कि वो इधर से पैसेंजर लेके जाएगा, लेकिन बेंगलुरु से उसे वापस अकेले ही आना है, इसलिए वो टैक्सी का डबल चार्ज करेगा। इस बात पर सूचना थोड़ा इधर उधर करती है, लेकिन जल्द ही मान जाती है। सूचना रेगुलर चार्ज से ऑलमोस्ट डबल चार्ज पे करती है। रात 1 बजे टैक्सी होटल पहुंच जाती है, जिस पर रिसेप्शन सूचना को इत्तला कर देता है। सूचना सिर्फ 5 मिनट में ही टैक्सी में आकर बैठ जाती है और जॉन रे से कहती है कि मेरा बैग रिसेप्शन के पास है, वो उसे ले आए। जॉन जब बैग लेकर आता है तो सूचना से कहता है कि बैग में ऐसा क्या है जो बैग इतना वज़न है। इस पर सूचना का जवाब था कि यहाँ शॉपिंग ज़्यादा हो गई है, थोड़ा कांच के सामान है, इसलिए वज़न है। इस पर जॉन बोलता है कि इसमें कहीं अल्कोहल तो नहीं है, तो इस बात पर सूचना कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इनका सफ़र शुरू हो जाता है। 9 जनवरी को सुबह होटल मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को भेजकर सूचना के रूम की सफाई करवाते हैं, जिस पर वर्कर्स वापस आकर बोलते हैं कि उनके रूम में बेड शीट और तौलिए पर खून के धब्बे मिले हैं। इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस आकर जांच करती है। जांच करने पर सीसीटीवी भी चेक करती है, तो उन्हें एक बात थोड़ी अजीब लगती है। बात ये थी कि जब सूचना ने चेक इन किया था उस वक्त उनके साथ एक बच्चा था, लेकिन जब चेकआउट किया तो उनके साथ सिर्फ एक बैग था, बच्चा नहीं था। इस बात को थोड़ा गंभीरता से लेते हुए पुलिस टैक्सी ड्राइवर जॉन रे को फ़ोन करती है और उनसे पूछती है कि तुम्हारे पास कितने पैसेंजर हैं। तो उसने कहा मेरा एक साथी ड्राइवर और एक पैसेंजर, सिर्फ एक लेडी है। इस पर पुलिस वालों ने पूछा कि उनके साथ एक बच्चा भी होगा, तो रे ने कहा कि नहीं, वो सिर्फ अकेली है, उनके साथ कोई बच्चा नहीं है। इससे रे को थोड़ी घबराहट होती है, तो वो पूछता है कि सर कोई बात हुई? तो वो कहता है ज़रा सूचना को फ़ोन देना, मुझे थोड़ी बात करनी है। सूचना को फ़ोन देने पर सूचना बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। उससे पूछने पर वो कहती है कि उसका बच्चा है और वो अपने दोस्त के यहाँ उसको छोड़ के आई है। इस बात पर पुलिस वालों ने उस दोस्त का पता और उसका मोबाइल नंबर मांगा।
जिस पर सूचना डिटेल्स दे देती है। फिर पुलिस वाले जॉन रे से बोलते हैं कि हम तुमको 20-25 मिनट में फिर से फ़ोन करते हैं। इस बात पर रे कहता है कि ठीक है सर, और फ़ोन कट जाता है। अब जॉन रे को सूचना पर थोड़ा शक होता है, क्योंकि सूचना जब से गाड़ी में बैठी थी उसने एक बार भी एक शब्द तक नहीं बोला था और बिल्कुल शांत बैठी थी। साथ ही जब वो चोरला घाट पहुँचे तो वहाँ ट्रैफिक जाम था। इस पर रे ने एक पुलिस वाले से पूछा तो उसने बताया कि 4-5 घंटे लगेंगे, क्योंकि आगे एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है। जिस पर रे वापस आता है और वो कहता है कि मैडम, मैं इधर से एयरपोर्ट गाड़ी घुमा लेता हूँ, आप एयरपोर्ट से फ़्लाइट के ज़रिए चली जाइए, क्योंकि इसमें 4-5 घंटे लगने वाले हैं। इस पर सूचना कहती है नहीं, कोई बात नहीं, हम बाय रोड ही जाएंगे। इसके बाद ऑलमोस्ट 25 मिनट बाद रे के पास पुलिस का फ़ोन फिर से आता है और पुलिस वाले रे से कहते हैं कि तुम्हारे आसपास अगर कोई पुलिस की गाड़ी हो या फिर आसपास में कोई पुलिस स्टेशन हो तो वहाँ जाकर किसी से मेरी बात करवाओ। इस पर रे ठीक है करके जवाब देता है और आगे पुलिस की गाड़ियाँ प्लस लोकेशन में पुलिस स्टेशन चेक करता हुआ आगे निकल रहा था। क्योंकि वो कर्नाटक बॉर्डर पे पहुंच गए थे तो वहाँ सारे बैनर्स और बोर्ड जो भी लगे हुए थे उनमें कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ था, जो कि रे को नहीं आती थी। इससे उसको पुलिस स्टेशन ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। इस पर रे अपने साथी ड्राइवर से कहता है कि मैं एक जगह गाड़ी रोकूंगा, तुम बाथरूम चले जाना और जब मैं फ़ोन करूंगा तब तुम वापस आना। और ये सारी बातें वो लोग कोंकणी भाषा में कर रहे थे, इसलिए ये बात सूचना को समझ में नहीं आती। इसके बाद आगे जाकर रे एक होटल पे रुकता है और वहाँ उसका साथी बाथरूम चला जाता है। इस पर सूचना पूछती है गाड़ी यहाँ क्यों रुकी, तो रे उसको कहता है कि उसके साथी को वॉशरूम आया है। सूचना अब भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी और ओके कहकर फिर वो बाहर खिड़की से देखने लगती है। रे गाड़ी से उतरकर बाहर जाता है और वहाँ से लोकेशन चेक करता है किसी करीब के पुलिस स्टेशन की, तो वो सबसे करीब वाला 150 किलोमीटर पीछे की तरफ बता रहा था। इसलिए उसने किसी आदमी से पूछना सही समझा। वो सामने देखता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है। वो उससे बोलता है कि आपको हिंदी आती है, तो वो उस पर कहता है हाँ। तो उससे पूछता है कि यहाँ कहीं कोई पुलिस स्टेशन है, तो वो कहता है हाँ, यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है, आईमंगला पुलिस स्टेशन। इस पर रे पूछता है कि वो छोटा है या बड़ा, तो वो कहता है नहीं, ये काफ़ी बड़ा पुलिस स्टेशन है जो कि सिर्फ 500 मीटर दूर है। इस पर रे अपने साथी को बुलाकर वापस गाड़ी में आता है और साथ ही उसी पुलिस को फ़ोन कर देता है जिसने उसके पास फ़ोन किया था, और कहता है कि अपना फ़ोन चालू रखना, मैं वहाँ जाकर आपको बात करवाता हूँ। फिर रे गाड़ी लेकर आईमंगला पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। जाने पर सूचना कहती है कि ये कहाँ जा रहे हो। इस पर रे कहता है कि मुझे काफ़ी देर से बार बार पुलिस के फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे जाना होगा। तो इस पर सूचना नॉर्मली बिहेव करती है और कहती है ओके। फिर रे वहाँ पुलिस वालों को देखता है और उनसे उनकी बात करवाता है, जो पुलिस वाले उस वक्त तक फ़ोन पर ऑनलाइन थे। इसके बाद लेडी पुलिस भी आती है और आने के बाद वो डायरेक्ट सूचना के पास जाती है। सूचना से पूछताछ करती है और कहती है कि अपना लगेज निकालो, लगेज चेक कराओ। इस पर सूचना अपना लगेज खोलती है। उसमें कपड़े रखे होते हैं, जिस पर पुलिस कहती है कि इन कपड़ों को हटाओ। जब वो कपड़े हटाती है तो उसमें से निकलती है चिन्मय की लाश। सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि ये कौन है, तो सूचना का जवाब होता है ये मेरा बेटा है, और वो भी बिल्कुल नॉर्मल। फिर आईमंगला पुलिस सूचना को गिरफ्तार कर लेती है और कलंगुट थाना के इंस्पेक्टर परेश नाइक, जो कि गोवा में है, उनको इत्तला कर देते हैं। पुलिस के मुताबिक डेड बॉडी के साथ में एक टिश्यू नोट भी था जिस पर आईलाइनर से कुछ लिखा था। पुलिस इस बात का खुलासा तो नहीं करती, लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि सूचना बच्चे की कस्टडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। इसके बाद पुलिस
सूचना को 15 जनवरी को 6 दिन के लिए रिमांड पर लेती है, लेकिन पुलिस 6 दिन के बाद कोर्ट में अर्जी देकर इनकी रिमांड 5 दिन और बढ़वाती है, क्योंकि सूचना पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। सूचना का कहना था कि जब वो सोकर उठी तो उसका बच्चा मरा हुआ पाया गया, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इसके बिल्कुल उलट है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है कि बच्चे को पहले खांसी की दवा बहुत ही ओवरडोज पिलाई गई थी, जिससे कि बच्चा बेसुध हो गया। उसके बाद उसकी मौत दम घुटने से हुई, वो चाहे तकिए से दम घुटा गया हो या कि टॉवेल से। साथ में सूचना ये भी बताती है कि जब उसका बच्चा उसको मरा हुआ मिला तब वो खुद को गिल्टी मान रही थी। इस वजह से उसने होटल के ही सीजर से खुद की कलाई काटकर सुसाइड करने की कोशिश की और वही खून बेडशीट और टॉवेल पर मिला था। जांच के दौरान होटल के रूम से खांसी की दवा की 2 बॉटल्स पाई गई थी, जबकि होटल के रिसेप्शन का कहना था कि एक रात पहले ही वो खांसी की दवा उनके बच्चे के लिए ला कर दिया है और एक ही रात में पूरी दवा ख़त्म हो जाना ये कहीं ना कहीं शक पैदा करता है कि सूचना ने ही अपने बच्चे को मारा है। सूचना से पूछताछ करने पर एक बात और सामने आई। उसने कहा, कोर्ट ने जो मेरे पति को मेरे बेटे से मिलने का ऑर्डर पास किया है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा। पोस्टमार्टम के बाद चिन्मय की बॉडी वेंकटरमन को दे दी गई। उसने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया। ये केस जिसने भी सुना वो दंग रह गया कि किसी की ममता क्या इतनी क्रूर हो सकती है कि वो पति से नफरत करने में इतनी अंधी हो जाए कि अपने ही बच्चे की जान ले ले। फिलहाल सूचना पुलिस की गिरफ्त में है। कोर्ट की कार्रवाई जारी है। इस केस के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? अपनी राय ज़रूर दें।